हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड की। हम बात कर रहे हैं दिस कीवर्ड की। चूँकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास ऑब्जेक्ट का मैकेनिज्म क्या है, जावा किस तरीके से क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है, क्लास डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया और फिर हमने ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझा। और अभी उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे अब, लेकिन हम यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड का, ताकि हम ये क्लैरिटी बना पाएँ कि जावा क्लास डेफिनेशन में डेटा और मेथड, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ, एनकैप्सुलेट करता हूँ, तो रन टाइम पर ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे पता लगता है जावा में कि मेथड अलग मेमोरी में स्टोर्ड है। अरे मेथड हमारी स्टैक में स्टोर होगी और ऑब्जेक्ट सारे हमारे हीप मेमोरी में स्टोर होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डायनामिकली क्रिएट हो रहे हैं। तो चूंकि दोनों की मेमोरी अलग अलग है, तो कैसे हम इनको बाइंड करके एनकैप्सुलेशन के बाद प्रॉपर फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम उप्स की प्रोग्रामिंग शुरू तो करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन ये दिस कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, दिस को लेकर समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा हमको। हम उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो जो साथी इस लेक्चर में नए हों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, समझें। हमने क्लास ऑब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया वहाँ पर, और अब उसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, दिस कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बाइंडिंग मेथड इन डेटा। किसी भी क्लास में दो टर्म होती है, एक तो डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होती हैं। जब मैं रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जावा में, तो डेटा ही ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, मेथड साथ में स्टोर नहीं होती है, क्योंकि मेथड हमेशा कॉमन होती है। सारे ऑब्जेक्ट उस कॉमन बिहेवियर को कैरी करते हैं। तो डेटा सबका अपना अपना होता है, पर्सनल, हर ऑब्जेक्ट का डेटा पर्सनल है, लेकिन जो फंक्शनलिटी, जो मेथड है, जो बिहेवियर है, वो सारे ऑब्जेक्ट का कॉमन है। मतलब सारे ऑब्जेक्ट की मेथड कॉमन होगी। तो फिर ये मेथड को पता कैसे चलता है कि वो जब किसी डेटा सेट पे काम करेगी, किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, तो इंटरनली ये कनेक्शन होगा कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी कनेक्शन को समझने के लिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर दिस कीवर्ड की। दिस कीवर्ड का रोल कहाँ पर आता है? तो अभी हमने क्लास के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा कि डेटा भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लास डेफिनेशन क्या होगी, डेटा होगी, मेथड्स होंगी, और जब मैं कोई स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम डिफाइन करा था मैंने, सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी रोल नंबर नेम को मिलेगी सिर्फ, और सेट डेटा डिस्प्ले अभी सिर्फ मेथड है, एम्प्टी मेथड है। फिर हमने ऑब्जेक्ट समझा, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी मानते हैं अपन। उसी के बाद उसका सिंटेक्स समझा था हमने कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और वन लाइनर में भी हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, कंबाइन क्लास नेम रेफरेंस न्यू क्लास नेम। अब जैसे ही मैं इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, फिजिकली मेरे पास मेमोरी क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। अब ये जो मेमोरी क्रिएट होगी, इसको S1 ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा, रेफर करेगा। अब ये जो रेफरेंस है, इसी को क्लास बॉडी के अंदर क्या मानते हैं, दिस। ये जो दिस कीवर्ड है क्या है, जब मैं इस S1 को, ये तो मेन में S1 है, लेकिन इस S1 को क्लास के अंदर कैसे पहचानेंगे अपन? तो क्लास अपने ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करती है, दिस। तो दिस जो होगा, दिस इज डिफाइंड एज ए करंट मेंबर, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। और हर क्लास अपने खुद का एक रेफरेंस होल्ड करेगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट मेरा मेन में डिफाइन हुआ है, इसको क्लास बॉडी में किस नाम से बुलाऊंगा, दिस। मतलब क्या हो गया, ये जो मेन में जो S1 था, वो यहाँ आके कौन होगा, दो तो दिख रहे हैं, और तीसरा एक हिडन पैरामीटर है यहाँ पर, स्टूडेंट और दिस। ये स्टूडेंट कौन है, दिस इज द करंट क्लास। अरे स्टूडेंट क्लास तो खुद ही है, और दिस इज अ रेफरेंस टू द करंट क्लास। ये दिस C++ में पॉइंटर होता है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। यहाँ पर दिस इज ए रेफरेंस इन जावा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ रेफरेंस टू द करंट क्लास।
मतलब मैं इसके 1000 ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो हर ऑब्जेक्ट को क्लास बॉडी में डील किससे करेंगे अपन, दिस के थ्रू। और अभी तो S1 बनाया, फिर मैं S2 बनाऊंगा, S3 बनाऊंगा, तो इस क्लास में ये दिस बार बार अलग अलग रेफरेंस होल्ड करेगा। जब S1 सेट डेटा को कॉल करेगा तो दिस S1 के डेटा पे वर्कआउट करेगा। जब S2 डॉट सेट डेटा बोलूँगा तो S2 डॉट सेट डेटा मतलब ये सेट डेटा जो मेथड है ये S2 ऑब्जेक्ट के डेटा पे वर्किंग करेगी। जब मैं बोलूँगा S1 डॉट डिस्प्ले डेटा तो ये दिस किसको रिफर करेगा, हमेशा जो करंट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है ये उसी को कॉल करेगा, ये उसी ऑब्जेक्ट के डेटा को उठा के प्रिंट करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट फंक्शन से इंटरेक्ट करता है, हमारी मेथड से इंटरेक्ट करता है, दिस को उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाता है। जब इसको S1 कॉल करेगा सेट डेटा डिस्प्ले डेटा को तो दिस को कौन मिल जाएगा, S1। जब इनको S2 कॉल करेगा तो दिस को कौन मिल जाएगा, S2। मतलब दिस अपना रेफरेंस मॉडिफाई करेगा बार बार। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? इसी कॉन्सेप्ट को अब आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लास बनाई पूरी, डेटा आ गया, क्लास डेफिनेशन, रोल नंबर, नेम, 2 डेटा मेंबर डिफाइन कर दिए हमने, सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा ये ले लिया पूरा। इतने में क्लैरिटी, कन्फ्यूजन नहीं कुछ भी। अब मेन में हमने क्या किया था, स्टेप आके यहाँ पर सबसे पहले मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा स्टूडेंट का। S1 ऑब्जेक्ट बनने के बाद मेमोरी क्रिएट हो गई जो भी हमने डिस्कस की थी यहाँ पर। मतलब S1 रेफरेंस है एंड दैट विल रिफर टू द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर, वो ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा यहाँ पर। अब जब मैं S2 डॉट सेट डेटा बोलता हूँ तो सेट डेटा मेथड दिस के थ्रू, दिस कीवर्ड के थ्रू ये डेटा किस में रख देगी, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर। जब मैं S1 डॉट डिस्प्ले डेटा बोलूँगा तो ये S1 डॉट डिस्प्ले डेटा क्या कर देगी, यहाँ पर डिस्प्ले डेटा जो डेटा शो करेगी, प्रिंट करेगी, वो S1 ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब हम समझना शुरू करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। मुझे उम्मीद है इतना पार्ट क्लियर है पूरा कि मैंने मेमोरी क्रिएट करी और 2 इंपॉर्टेंट मेथड डिफाइन कर दी, सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। दोनों में डेटा असाइन कर दिया और कॉल कर लिया। इतना पार्ट क्लियर है पूरा। अब कैसे मैं मेमोरी वर्कआउट करूँगा ये हम स्टेप बाय स्टेप अब देखना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसमें क्या रोल है हमारा, देखो समझो। हमेशा फ्लो कहाँ से समझना जरूरी, मेन से। मेन में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और अभी तक भी हम मेन में ही काम कर रहे थे, बस हम स्टैंडर्ड डेटा टाइप पे कर रहे थे। अब हमारा खुद का डेटा टाइप है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट S1 इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब S1 डॉट सेट डेटा जैसे मैंने बोला तो यहाँ देखो डेटा मैंने यहाँ से सप्लाई किया, ये स्कैनर से मैं ले भी सकता था अभी, और आप चाहो कीबोर्ड से वैल्यू लो और ऑब्जेक्ट में आके सेट करो, ये भी आप कर सकते हो। डेटा लिया मैंने और सेट कर दिया। कई बुक्स में कई लोग पढ़ाते हैं गेट डेटा शब्द लिखते हैं, कहीं पुरानी में तो मतलब 20-25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए कंप्लीट मुझे इसको डिलीवर करते हुए चीज़ों को। गेट डेटा शब्द कहीं बुक्स में लिखा हुआ है, कहीं इंटरनेट के मटेरियल में लिखा हुआ है। हम कंस्ट्रक्टर अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं अभी तक समझा हमने, तो इसलिए मैंने ये अप्रोच यूज़ करी, सेट डेटा। मतलब मेन से जब मैं क्लास में डेटा रखूँगा दिस विल बी सेट ऑलवेज। और जब थोड़ा मेच्योरिटी पढ़ेंगे ना, इंडस्ट्रियल जावा की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे पाइथन हो, जावा हो, आपको टर्म सुनने में आएगी सेट और गेट, सेटर गेटर। तो सेटर गेटर लोग पढ़ाते पहले गेट डेटा है और बाद में सेटर गेटर समझाते हैं उसी बच्चे को। तो ये बीमारी से बचना है अपने को। क्लियर, हम पहला दिन जब अपना पहला कदम बढ़ाएं उसके अंदर, तो ही क्लैरिटी डेवलप कर लें कि मेन मेथड से अगर मैं क्लास में डेटा ले जा रहा हूँ दिस विल बी सेट, ऑलवेज सेट, नॉट गेट। अगर मुझे गेट बनाना होगी तो यहाँ 2 गेट बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा वो भी लिखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। क्लियर, तो मैंने 1001 और आदित्य भेजा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस डॉट रोल नंबर असाइंस। याद करो दिस, जिनने C++ पढ़ी होगी वहाँ पे दिस एक पॉइंटर है, दिस एरो। जावा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी ये क्लियरिटी डेवलप कर लें कि क्लास अलग मेमोरी में लोड है और फंक्शन अलग मेमोरी में लोड है। अरे डेटा ये अलग मेमोरी में आ गया, रोल नंबर और नेम, और फंक्शन अलग मेमोरी में। समझो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट।
इसको समझना जरूरी है। क्या हो रहा है, जैसे S1 बनाया मैंने, इसका एड्रेस कितना 1000 है, क्लियर। और फंक्शन मेरे कहां पर है, ये स्टैक में दोनों। कौन कौन सा फंक्शन, सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा, ये मेरे स्टैक में और ये मेरे कहां पर है, हीप में। मतलब इनके अपने अलग एड्रेस हैं। इसका कुछ एड्रेस हो सकता है 7000 पे हो, ये इस फंक्शन का अपना एक एड्रेस होगा 9000। ये लैंग्वेज ने डिसाइड करा और रख दिए दोनों फंक्शन को। अब ये अलग प्लेस पर रखे हुए हैं, क्लियर। S1 ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने बोला अभी देखो समझो, S1 डॉट सेट डेटा 1001 कॉमा आदित्य। अब ये वैल्यू पता क्या चलेगी कि S1, ये तो फंक्शन कॉल कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन तो यहाँ है और डेटा मुझे इसकी मेमोरी में लाके रखना है यहाँ पर 1001 और आदित्य। तो ये दोनों की मेमोरी सेम है क्या, इस फंक्शन को वहाँ जाके कौन बताएगा कि आपको डेटा यहाँ रखना है। तो ये जितने भी कॉलिंग होती है एक्चुअल में इसमें एक पैरामीटर हिडन पास होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जब मैं लिखता हूँ सेट S1 डॉट सेट डेटा, ये समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात ही नहीं करता है पूरी दुनिया में इस बारे में। ये होगा 1001 कॉमा आदित्य कॉमा S1, ये 3 वैल्यू गई यहाँ से, तो ये तो कॉपी हो गई। और ये किसको मिल गई, दिस। तो दिस को हम लोग क्या मानते हैं, इट इज अ रेफरेंस टू द करंट क्लास, क्लियर। करंट क्लास का रेफरेंस है ये। मतलब दिस का रोल क्या हो गया, ये S1 के एड्रेस को इस फंक्शन ने किस नाम से पहचाना, दिस, ताकि जब मैं डेटा रखूं तो ये 1000 मिल गया साथ में इसके। तो इसने क्या बोला सेट डेटा ने कि 1000 का जो रोल नंबर है, दिस डॉट रोल नंबर दिस डॉट नेम, इसको असाइन करो 1001 और आदित्य। समझ में आ रही बात। फिर मैंने फ्यूचर बना लिया किसको, S2 को, इसका एड्रेस है 2000, रोल नंबर नेम। समझना बात को। अब जब मैं S2 डॉट सेट डेटा कॉल करूंगा 1002 कॉमा अवनी, तो इसके साथ में S2 एज ए पैरामीटर जाएगा तीसरे पैरामीटर के रूप में, जो कौन पॉइंट करेगा, दिस। तो अभी दिस यहां पर है, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस S1। तो जैसे फंक्शन डेटा सेट करेगा तो वो S1 की मेमोरी में जाके 1001 और आदित्य को रख देगा। जब मैं लिखूंगा S2 डॉट सेट डेटा, तो ये दिस किसको पॉइंट करेगा उस केस में, अरे दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट जो कॉल करता है फंक्शन को, दिस हमेशा उसको पॉइंट करेगा। तो जब मैं 1002 और अवनी दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये S2 की मेमोरी में जाके कॉपी होगा। और ये जो अटैचमेंट है ना, ये इसी को बोलते हैं बाइंडिंग। और इस बाइंडिंग का मतलब है डायनामिक बाइंडिंग। जावा इस काम को डायनामिकली अटैच करती है किसको, फंक्शन को, किससे, ऑब्जेक्ट की मेमोरी से। फंक्शन और ऑब्जेक्ट के अटैचमेंट को हम बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग लिंकिंग, क्लियर। तो बात समझ में आ रही क्या मतलब है इस टर्म का। अरे स्टैटिक बाइंडिंग स्टैटिक लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब ये अटैचमेंट कंपाइल टाइम पे होगा तो स्टैटिक बाइंडिंग, और अभी चूंकि न्यू से मेमोरी क्रिएट कर रहा हूं मैं, डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, सो दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट इज डायनामिक, क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब देखते हैं, जब मैंने S1 का डेटा दिया तो दिस ने S1 के ऑब्जेक्ट में जाके वैल्यू रख दी वाली, और दिस डॉट नेम असाइंस नेम, क्योंकि मैं अगर इधर भी नेम लिख दूंगा लेफ्ट में भी, तो हमने पढ़ा है कि प्रेफरेंस हमेशा लोकल वेरिएबल की होती है, तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की प्रेफरेंस नहीं होगी। अगर मैं दोनों तरफ रोल नंबर लिख दूं, नेम लिख दूं, तो ये फंक्शन के वेरिएबल ही अपने आप को सेट कर देंगे,
और आपके ऑब्जेक्ट में डेटा असाइन नहीं होगा अगर मैं दिस नहीं लिखूंगा तो। क्लियर? मैं भी दिखाऊंगा आपको ये प्रिंट करके क्या हो रहा है इसमें। और हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, रोल नंबर इक्वल टू प्लस करके हमने क्या प्रिंट कर दिया, यहां हमने प्रिंट कर दिया नेम इक्वल टू, और प्लस करके मैंने क्या प्रिंट कर दिया, नेम। देखो मैंने यहां दिस लगाया क्या, अभी यहां बिना दिस लगाए प्रिंट कर दिया क्योंकि यहां पर सेम वेरिएबल थे, तो कंफ्यूजन हो जाता कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी कौन सी है, वेरिएबल की मेमोरी कौन सी है। इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा अलग वेरिएबल लेने की कोशिश करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे दिस लगा हुआ है, दिस डॉट लगा हुआ है। क्लियर? बिना दिस के भी काम करके देख सकते थे अपन। मैं इसको चलाता हूँ, अब प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये 1001 और आदित्य प्रिंट होना चाहिए। अभी देखो रोल नंबर 1001 और नेम आदित्य, ये कैसे प्रिंट हो गया मेन में, क्योंकि अब S1 मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने डेटा सेट किया। सेट करना मतलब मेन टू क्लास, क्लास सेट लिखा मतलब मेन टू क्लास, और गेट अगर आ रहा है तो क्लास टू मेन। ये क्लैरिटी होना चाहिए हमको, समझ में आना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है केस? ऐसा कि ऐसा मैं क्या कर दूं, पहले मैं एक चेंज बताता हूँ यहाँ पर। इस चेंज को हम डिस्कस करें कि मैं अगर इसको RNO लिख देता अभी और NM लिख दूं, तो अब देखो आप, ये हो गया RNO, अभी भी एरर है कि आप कुछ नहीं है। अब वेरिएबल के नाम चेंज कर दिए, चूंकि इसके नाम और इसके नाम अलग अलग हो गए तो अब दिस कंपलसरी नहीं है। क्लियर? अब मैं बिना दिस के भी काम करूं तो ही प्रोग्राम चलेगा। देखो सेम आ गया 1001 आदित्य। मतलब दिस कब था यहाँ पर, जब ये दोनों सिमिलर हो, चूंकि यहाँ कोई भी नहीं है अभी। अच्छा मैं इसको दिस लगा के चला दूं, अब दिस डॉट रोल नंबर, तो आपको समझ में आ रहा दिस का रोल क्या है, बेसिकली बाइंडिंग। जब डिस्प्ले मेथड कुछ प्रिंट करने जाएगी तो इसको पता नहीं चलेगा कि मैं किसके ऑब्जेक्ट के डेटा को प्रिंट करूं। तो जिसने कॉल किया है, S1 ने कॉल किया तो S1 गया एज ए पैरामीटर डिस्प्ले के पास, और उसने फिर दिस डॉट रोल नंबर दिस डॉट नेम उठा के उसको प्रिंट करा। क्लियर? और आपको लगे कि सेम डेटा आ रहा है तो मैं यहाँ चेंज करके आदित्य का रोल नंबर जो है 1005 कर दूं। चेंज कर दिया डेटा में मैंने, आदित्य वाजपेयी। नाउ यू सी 1005 आदित्य वाजपेयी। तो देखो दिस कब जरूरी था, जब वो दोनों के नाम सेम हो और मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो फंक्शन के लोकल वेरिएबल में और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में। तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दिस का। दिस का रोल है, दिस यहाँ भी अभी भी है, दिस डॉट लिखा है मान के चलो, मैं हटा रहा हूँ तो भी दिस लिखा हुआ था। तो फंक्शन बॉडी के अंदर, मेथड बॉडी के अंदर दिस 100% अवेलेबल होगा। दुनिया की सारी क्लास डेफिनेशन में दिस रेफरेंस अवेलेबल होगा। C++ में इसको बोलते हैं पॉइंटर, जावा में, पाइथन में, इन सब में इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस। पाइथन यूज़ करती है सेल्फ कीवर्ड, वो आपको अलाउ करेगी कि आप कोई भी नाम रख दो रीड करने के लिए डेटा को, पर कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है। इन ऑल कॉन्सेप्ट वही है कि बाइंडिंग, डेटा और फंक्शन के बीच के अटैचमेंट को, उसके बीच के अटैचमेंट को हम रिफर करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों समझ में आ रहा है पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है। अच्छा मैं गेट बनाना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। मैंने भी आपसे बोला था कि मैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट था। अब इसी में कितनी भी, अरे मेरे पास सांचा आ गया, फॉर्मेट आ गया, अब मैं जितने चाहे उतने स्टूडेंट बना लूँ। अब मैंने अगला ले लिया, S2 भी स्टूडेंट टाइप का ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा, नया जो डेटा वो S2 में जाके सेट हो जाए। 1009 और मैंने डेटा दे दिया अवनी।
क्लियर, 1002 अवनी दे दिया अपन ने यहाँ पर। और अब मैंने डिस्प्ले बोल दिया S2 डॉट डिस्प्ले डेटा। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपको दिखेगा कि 2 इंस्टांस आ गए मेरे पास, 1005 आदित्य, 1002 अवनी। क्या समझ में आया इससे हमको? अब एक जैसे टाइप के में कितने भी, इधर देखो मैंने बताया था ना, ये जब मैंने S1 डॉट करके लिखा तो डेटा S1 की मेमोरी में असाइन हुआ, फंक्शन ने S1 में जाके डेटा को रखा, डिस्प्ले ने S1 के डेटा को प्रिंट करा। जब मैंने S1 डॉट डिस्प्ले बोला तो इसमें S1 आ गया, S1 ने दिस को पॉइंट करा, मतलब दिस ने S1 को पॉइंट करा, रेफर किया, एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो हर क्लास सिमिलर टाइप का रेफरेंस डिक्लेयर करके रखती है अपनी बॉडी में, हिडन। ये हिडन है, दिखता नहीं डिक्लेरेशन इसका आपको, तभी तो मैं दिस को एज ए हिडन पैरामीटर यूज कर पा रहा हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये S2 वाला पार्ट है हमारा कि S2 कैसे काम करेगा, कैसे रोल इसका होगा। जब मैं S2 का डेटा दूंगा तो ये दोनों फंक्शन दिस पॉइंटर S2 को पॉइंट करेगा, दोनों फंक्शन S2 ऑब्जेक्ट के डेटा को रीड करेंगे, उसके डेटा को प्रिंट करेंगे। ऐसे में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर। अब समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये दिस का पावर है, ये दिस की यूटिलिटी है। दिस इज अ रेफरेंस टू द करंट क्लास। ये बात हमको दिमाग में रखना है यहाँ पर कि दिस का पावर क्या, दिस का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। और गेट वर्ड का अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, इंट गेट रोल नंबर। एक मैंने एक मेथड बना दी यहाँ पर और यहाँ दे दिया रिटर्न रोल नंबर। इसी गेट नेम भी बना सकता था मैं भी यहाँ पर ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। डिस्प्ले मैंने दोनों प्रिंट कर दिए थे अभी। तो सेट मतलब हमेशा वैल्यू मेन से क्लास में देना, और गेट मतलब क्लास से कहाँ लेना है, मेन में। तो मुझे सिर्फ पूरी डिस्प्ले नहीं करना हो, मान लिया अभी मैंने डिस्प्ले को कमेंट कर दिया यहाँ पर। अब सपोज एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अभी क्या बोल दिया हमने, S1 डॉट गेट रोल नंबर, और आप प्रिंट कर दो। अब क्या कर दिया हमने, रोल नंबर इज, और क्या आ गया मेरे पास, RNO रिटर्न हो गया था। ये नाम कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि फंक्शन से मैच हो। अब रन करा मैंने, अब डिस्प्ले कॉल नहीं करी तो पूरा डेटा नहीं आया, सिर्फ रोल नंबर रिटर्न आ गया, रोल नंबर इज 1005। तो ये मेथड का रोल है, बेसिक रोल है। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, मैं अभी देखूं तो मैं ये डेटा को बिना सेट डेटा के भी असाइन कर पा रहा था। मैं इस लाइन को भी कमेंट कर दूं। अब मैंने लिख दिया S1 डॉट रोल नंबर असाइंस 2022। क्लियर, और मैंने बोल दिया S1 डॉट नेम असाइंस ओसोप, ये दे दिया मैंने। देखो आप, अब जब मैं रोल नंबर रिटर्न करूंगा तो किसका आएगा, 2002। सेट डेटा मैंने हटा दी यहाँ पर। देखो रन करके अब क्या आ गया, रोल नंबर इज 2022। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है, जो डेटा है, ये उठ के कहाँ रहा, क्लास से बाहर। तो जावा के नेचर में ही डिफरेंस है क्लास में। C++ में सब कुछ प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट, जावा में सब कुछ होता है फ्रेंडली, नो मॉडिफायर। तो यहाँ पर अब उप्स में अगर सिक्योरिटी अचीव करना है तो अपन अभी उप्स की प्रोग्रामिंग में एक आदत डाल लो। हम लोग लिखा करेंगे प्राइवेट इंट रोल नंबर, ताकि इस क्लास में डेटा कैसा हो, प्राइवेट, और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। जैसे मैं प्राइवेट लिखूंगा दोनों को, अब जाके रोल नंबर नेम को मेन में सेट नहीं कर पाऊंगा। अभी तक क्यों सेट कर पा रहा था, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं थे, डिफ़ॉल्ट थे। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं था, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, यहाँ पर समझा। क्लियर है केस? प्राइवेट लगा के हम लोग डेटा सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे। फंक्शन मेरे नॉर्मल है, प्राइवेट नहीं है, सो दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास। डेटा इज प्राइवेट, सो इट इज सिक्योर्ड। डेटा से बाहर कोई इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा।
अब देखो यहाँ एरर दिख रही है, दोनों में एरर आ गई। तो इसलिए हमने UPS का मॉडल क्या बनाया कि आप डेटा को प्राइवेट बना दो, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं फंक्शन डिक्लेयर कर पाऊंगा यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है केस, मीनिंग क्लियर है अब। तो हमने ये फंक्शन को नॉर्मल बना रखा है अभी। अच्छा, पब्लिक भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर कैसा है यहाँ पर, फ्रेंडली, इसको हम फ्रेंडली मान के चल रहे हैं। और ये सब मैं अलग से लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि इन कीवर्ड्स का रोल क्या है पूरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन का तरीका समझ में आ गया होगा, ये क्लैरिटी आपको समझ में आ गई होगी दिस का रोल क्या है। दिस के रोल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्लैरिटी के साथ इसको हम समझ सकते हैं, क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हैं अगर हमको दिस को लेकर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।